हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 मई का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, तो हम लोग आज द हिंदू का डिस्कशन देखेंगे। तो आपको एक आर्टिकल जो दिखा था सबसे पहले, जो सरप्राइजिंग आर्टिकल्स में से एक था, दैट वाज कि आरबीआई सरप्राइजेज विथ 40 बीपीएस यानी बेस पॉइंट्स रेट इंक्रीज अमिड इन्फ्लेशन अलार्म। इन्फ्लेशन के अलार्म के दौरान, यानी कि इन्फ्लेशन के डर के कारण आरबीआई ने अभी क्या 40 बेसिस पॉइंट से अपना जो है इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये किन रेट्स की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, किन रेट्स की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, किसको इंक्रीज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो थोड़ा न्यूज़ समझ लेते हैं। सो आरबीआई इन अ सडन मूव ऑन वेडनेसडे रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट। तो रेपो रेट एक पहला आपको रेट का नाम पता चला, रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% से बढ़ाकर इसको 4.4% कर दिया है। और रीज़न दिया है इन्फ्लेशन, जो कि ग्लोबली बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स एंड रशिया यूक्रेन वॉज वन ऑफ द इशू। ठीक है, एंड इन एन अनशेड्यूल्ड अनाउंसमेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास said the monetary policy committee had in ऑफ साइकिल मीटिंग रिव्यूड द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर ये फैसला लिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको क्या है, ये भी हमें थोड़ा देखना है। द आरबीआई ऑल्सो रेज द कैश रिजर्व रेशियो CRR बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। तो CRR के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सब। तो आपको बता दे, आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक होती है किसी कंट्री की, तो इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, आरबीआई। सो आरबीआई परफॉर्म समथिंग नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली आरबीआई कंट्रोल्स द लिक्विडिटी, यानी मनी सप्लाई जो है मार्केट के अंदर, उसका कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। ये वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू लिक्विडिटी मेंटेन करने के वेरियस टूल्स हैं, और वो टूल्स जो हैं वो कैसे कैसे हैं, दो तरह के मेजर टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और ये डिसीजन जो है वो पूरा किसके द्वारा लिया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक है उसके द्वारा लिया जाता है। वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टूल्स हैं जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यूज करती है फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो आखिर क्या होगा इस पर्टिकुलर चीज से, रेट बढ़ाकर या रेट घटाकर, वो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग दो चीज के ऊपर एक ब्रॉडर चीज समझ सकते हैं यहाँ पर बेसिकली, कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो दो तरह की हम लोग मान सकते हैं। एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइटनिंग। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में क्या होगा, लिक्विडिटी को इन्फ्लक्स किया जाएगा, मार्केट में छोड़ने की इनिशिएटिव्स लेगी आरबीआई। और दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, लिक्विडिटी को सक किया जाएगा, लिक्विडिटी खींचने की कोशिश करेगी आरबीआई। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज या डिक्रीज से क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय आरबीआई टू मैनेज द रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अंडर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। और ये टूल्स जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी से डील हम लोग करते हैं जनरली, यहाँ पर हम लोग सारे रेट्स की बात करेंगे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात कर स्टार्ट करें तो अपना डिस्कशन बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या है, सो बैंक रेट इज द मिनिमम रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री प्रोवाइड्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। बैंक रेट जो है वो रेट है, जो मिनिमम रेट है जिसमें कि सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, फिर वो आगे अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड आरबीआई यूजेस बैंक रेट टू कंट्रोल क्रेडिट। कैसे, अब देखिए, मान लीजिए बैंक रेट 9% सपोज, तो 9% इंटरेस्ट पे आरबीआई किसको पैसा दे रही है, सपोज एसबीआई को। अब एसबीआई सपोज अपने कस्टमर्स को 10% पे लोन दे रही हो। ठीक है, अब मान लीजिए अगर 10% पे लोन दे रही थी अब एसबीआई, तो लगभग 1 लाख लोगों को वो लोन दे रही थी, 1 लाख लोग लोन ले रहे थे। अब क्या होगा, आरबीआई को जब ऐसा मन करेगा कि वो क्या करे, वो मार्केट से कुछ पैसा खींच ले, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाने की, तो वो क्या करेगी, वो बैंक रेट को बढ़ा देगी। तो अब बैंक रेट 10% हो गया, तो एसबीआई कितने में लोन प्रोवाइड कर पाएगी,
11%। और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग जो लोन ले रहे थे वो उस टाइम पे लोन ना लेंगे, लोन कम कर देंगे लेना, ठीक है। दैट मीन्स कि लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो लोग इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पर लोन नहीं लेते हैं। तो लिक्विडिटी अगर कम करना होगा मार्केट से तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी, और लिक्विडिटी ज़्यादा करना होगा तो आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी, ठीक है। तो ये बैंक रेट का आप रिपरकशन समझे। सिमिलरली रेपो रेट के लिए भी यही चीज़ हम लोग अपनाते हैं। रेपो रेट के बारे में हम बात कर लेंगे, बट सेम रिपरकशन होगा कि जैसे रेपो रेट अभी 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.40% बढ़ा, तो सपोज पहले बैंक जो था वो 8% पर देती थी लोन आपको, सपोज हाउसिंग लोन। अब 0.40% मिनिमम तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा ये रेट, 8.4% तो हो ही जाएगा, और बैंक्स कुछ और भी मार्जिन लेकर बढ़ा भी देती हैं। तो अल्टीमेटली जो लोन लेने वाले लोग थे उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और लास्टली क्या होगा, मार्केट से लिक्विडिटी जो है हमारी वो कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो क्वांटिटेटिव टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, सिंपली जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनका सेल और परचेज कौन करता है, आरबीआई। तो मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ठीक है, और मैंने क्या, आरबीआई ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचा मुझसे, और मेरा 10,000 ले लिया, मुझे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी दे दी जिस पे कुछ इंटरेस्ट बाद में मिल जाएगा। तो मेरा पास का पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास, यानी मेरे हाथ से पैसा चला गया। दैट मीन्स लिक्विडिटी मार्केट से कम हो गई, और मुझे उतने पैसे का क्या मिल गया, एक सिक्योरिटी मिल गया, एक बॉन्ड टाइप का मिल गया, जो कि मैं बाद में इसको क्या कर लूंगा, इनकैश कर लूंगा। तो जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है, दैट मीन्स इट वांट्स टू कर्टेल द लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी कम करने की कोशिश वो कर रही है, ताकि इसीलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी ओपन मार्केट ऑपरेशन में। और जब लिक्विडिटी को बढ़ाना होगा तब क्या करेगी गवर्नमेंट आरबीआई, तब वो सेल नहीं, वो क्या करेगी, परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और लोगों को बैंक से थ्रू पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी का इनफ्लक्स और लिक्विडिटी का आउटफ्लक्स जो है वो क्या कहते हैं, रेगुलेट करेगी आरबीआई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तीसरा, अगर हम लोग बात करें कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो कि बैंक्स को एक मिनिमम रेशियो है जो कि कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करना है। ये एक मिनिमम रिजर्व है जो कि हर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जमा करके रखती हैं, ताकि क्या हो सके, वो आरबीआई के पास रखती हैं एज अ सिक्योरिटी, कि अगर बैंक्स का अचानक से कुछ क्राइसिस टाइप का सिचुएशन आ जाए तो उनको फंक्शनिंग के लिए इतना मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। और ये रिजर्व सिर्फ कैश फॉर्म में होगा, किसके पास, आरबीआई के पास। तो सपोज जैसे हमने देखा कि कैश रिजर्व रेशियो भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया, तो अल्टीमेटली मान लीजिए बैंक के पास पहले 1 लाख रुपए थे और 50,000 रुपए उसमें से सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जमा था। तो मतलब बैंक के पास टोटल लोन देने के लिए कितने रुपए बचे, 50,000। अब सपोज सीआरआर बढ़ गया, यानी कि अब 50,000 नहीं, अब 60,000 रुपए जो है वो बैंक्स को कहां पे रखने पड़ेंगे, आरबीआई के साथ। तो बैंक के पास कितने पैसे बचे लोन देने के लिए, सिर्फ 40,000। दैट मीन्स अल्टीमेटली लोन देने, यानी लोगों के पास लोन लेने की जो टोटल मनी का ये था इंटेंसिटी, वो कम हो गया, और अब अल्टीमेटली मार्केट से लिक्विडिटी कम हो गई। तो जब सीआरआर बढ़ाया है अभी आरबीआई ने, दैट इज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द लिक्विडिटी डाउन, मनी सप्लाई को कम करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाता है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसी के अंदर हमारा आता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो ऑपरेशंस ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आर कंडक्टेड बाय वे ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो में क्या होता है, रेपो रेट में बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन लेती हैं रेपो रेट इंटरेस्ट पर, जो कि अभी हमारा बढ़ा दिया गया 0.40%। दैट मीन्स कि बैंक्स आरबीआई को अब ज़्यादा इंटरेस्ट देंगी, तो बैंक्स आपसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगा। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक्स अपना पैसा किसके पास जमा कर देती है, आरबीआई के पास, और आरबीआई उनको जो इंटरेस्ट देगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब यहां ये समझना है, अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाएगा तो भी लिक्विडिटी कम होगी। क्यों, सपोज एग्जांपल मान लीजिए 7% इंटरेस्ट रेट बैंक आपसे चार्ज कर रही है आपके लोन पे, और रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देती है, पैसा जब लेती है आरबीआई तब। तो मान लीजिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा और 7.5% रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो बैंक क्यों किसी कस्टमर को लोन देगी, वहां पे खतरा भी है पैसा डूबने का, एनपीए होने का। वो किसको पैसा दे देगी इंस्टेड ऑफ पीपल, वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा कर देगी, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट जो है वो बढ़ गया।
तो दैट इज वाई इवन रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों जब बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा लिक्विडिटी मार्केट से कम हो जाएगा, पैसा खिंच जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो किस लिए हैं, टू शक द लिक्विडिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो हमारा सिंपल क्या है, इट इज सिंपली फॉर ओवरनाइट ट्रांजेक्शन्स। मान लीजिए बैंक रेट, रेपो रेट जो हमारा है, ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी हमारा सिंक्रोनाइज वे में चल रही हैं, बट अचानक से लॉस या रिकवरी या फिर गेन के टाइम पे ओवरनाइट अगर पैसे की जरूरत हो तो एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई प्रोवाइड करती है फॉर बैंक्स। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है कि बैंक्स का अपना डे टू डे जो हमारा काम है, इन सब चीज़ों को चलते रहने के लिए एक मिनिमम अमाउंट बैंक्स अपने पास खुद, सीआरआर में क्या था, बैंक्स आरबीआई के पास वो कैश रखती थी। एसएलआर में क्या है कि ये परसेंटेज जो है किसका, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का कुछ परसेंट वो क्या करेगी, अपने पास खुद के पास रखेगी इन फॉर्म्स ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सपोज एसएलआर जो है इसका रेट भी अगर बढ़ा दिया जाए तो मतलब ज़्यादा पैसा बैंक अपने पास रख पाएगी, कम पैसा लोन दे पाएगी, अगेन क्या होगा, लिक्विडिटी कंट्रोल। और अगर एसएलआर कम कर दिया जाएगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे सकती है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे हैं वो क्वांटिटेटिव टूल्स आप देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आरबीआई, जो कि यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल लिक्विडिटी। तो अगर जो हमारा स्टेप अभी आप देखें कि बेसिस पॉइंट बढ़ा है रेपो रेट और सीआरआर वगैरह का, तो अल्टीमेटली ये किस लिए है, लिक्विडिटी को कम करने के लिए। और लिक्विडिटी कम करने से हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ही तो रीज़न बताया है। इन्फ्लेशन इज क्या कि जनरल प्राइसेस का राइज हो, सब चीज़ों का जनरल प्राइस का राइज हो रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, अगर लोगों के पास मनी, पैसे कम हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड जैसे कम होगी तो अपने प्राइस जो है वो क्या वापस से नॉर्मल लेवल्स की तरफ बढ़ पाएंगे। सो दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स हैव बीन टेकन। और क्वांटिटेटिव टू क्वालिटेटिव टूल्स में क्या है, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि इन्होंने बोल दिया कि मान लीजिए 1 लाख का प्रॉपर्टी है तो 1 लाख का कितना परसेंट आप लोन दे सकते हैं, ये डिसाइड कर देती है आरबीआई। सपोज 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 70% मैक्सिमम आप उस प्रॉपर्टी का लोन देंगे, कोलेट्रल का, उस कोलेट्रल का। दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन की बहुत सारा जो हमारा क्या किया जा सकता है, एडवांस में ही बोला जा सकता है कि डाउन पेमेंट इतना लगेगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतना होगा, लोन ड्यूरेशन इतना का होगा, ये सारा कोई जो है वो रेगुलेशन आता है क्वालिटेटिव टूल में। क्रेडिट रैशनिंग, तो क्रेडिट रैशनिंग के सेंट्रल बैंक क्या करती है, बताएगी कि कितना क्रेडिट है इस बैंक को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। मोरल्स हुए से मतलब मोरली वो क्या करेगी, लोगों को, बैंक्स को क्या करती है, गाइडलाइंस जारी करती है कि आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए। डायरेक्टिव्स मतलब ऑर्डर दे सकती है, और कभी कभी डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है जो बैंक्स उनकी बात नहीं मान रहे हैं। जैसे कि अगर किसी बैंक का बहुत एनपीए ज़्यादा बढ़ गया है तो वो उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स निकाल सकती है अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो ये सारा चीज़ जो है हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स में आता है, किसके, आरबीआई के, विच इज़ देयर फॉर कंट्रोल ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो ये आपको जो एक इमेज हिंदू में दिख रहा था, इट सेज कि फायर फ्लाइज जो हमारे होते हैं जो दे आर इल्यूमिनेटिंग द टॉप स्लिप इन द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। तो ये एक बहुत अच्छा एक इमेज निकाला गया है, लगभग बहुत सारे सेवरल फोटोग्राफ्स को एक साथ मिलाकर, और ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का निकाला हुआ है। एंड दीज आर फायर फ्लाइज जो कि एक जगह पे नहीं थे ये, बट अल्टीमेट मल्टीपल फोटोज का ये एक मिक्सचर है। तो हम लोग को एग्जाम के लिए क्या जानना जरूरी है अबाउट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। सो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो 4 टाइगर रिजर्व्स हैं तमिलनाडु में, उसमें एक है, एंड इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स। इट फॉर्म्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ अन्नामलाई परम्बिकुलम एलिफेंट टाइगर रिजर्व जो कि 2003 में डिक्लेयर किया गया था, एंड इट इज सराउंडेड बाय परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व ऑन द ईस्ट साइड में परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इराविकुलम नेशनल पार्क ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड, जो कि सारे किससे रिलेटेड है, केरला से। एंड द रिजर्व इज ऑल्सो सराउंडेड बाई निन्मारा, वजाचल, मलयातूर एंड मरयूर रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ केरला। तो इस साइड केरला है, अगले साइड हमारे तमिलनाडु के और रिजर्व्स हैं। और इसमें डाइवर्सिटी की बात करें तो द एरिया हैज सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोलॉजिकल डाइवर्सिटी विथ मोर देन 4600 आदिवासी पीपल इस एरिया में है, विच फ्रॉम 6 ट्राइब्स ऑफ इंडिजिनस पीपल लिविंग इन 34 सेटलमेंट्स। और जो ट्राइब्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी पूछेगा प्रीलिम्स में, कदार्स, मालासार्स, मलई मलासार, पुलयर्स, मुदुवर्स एंड द एरावलम। तो एरावलर जो आप सुनते हैं ट्राइब्स का नाम, वो सब यहाँ पे इस एरिया में ही पाए जाते हैं। और जो हमारे प्रोटेक्शन साइट्स हैं तमिलनाडु के, जो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, कलाकड मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व,
मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क, ये सब के सब कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, और जो फ्लोरा की बात करें तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, साथ साथ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी, माउंटेन शोला ग्रासलैंड भी यहाँ पे मिलते हैं, और थॉर्न फॉरेस्ट और मार्सेस भी। तो वेराइटी ऑफ स्पीसीज यहाँ पे आपको फ्लोरा के दिखते हैं। और फौना में जो 2 इंपॉर्टेंट मैमल्स हैं वो एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, गौर, नीलगिरी ताहर जो है हमारा, तो नीलगिरी हिल्स में फेमस है, एंड टाइगर भी कुछ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ पे आते हैं। केरला सीक्स टू कंटेन शिगेला स्प्रेड। तो ये बेसिकली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि केरला में कासरगोड के पास एक इटरी में, जहाँ पे खाने का रेस्टोरेंट था, वहाँ पर शावरमा खाकर, ठीक है, एक डेथ भी हो चुका है और ऑलरेडी 17 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी जब आइडेंटिफिकेशन किया गया, इसका रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये शिगेला सोनी बैक्टीरिया जो है उसके कारण ये हुआ है, और चांसेस हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है वो एडल्ट्री जो हमारा है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड वाटर का केस हो सकता है। और हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द नेम ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज शिगेला सोनी बैक्टीरिया जो है, जो कि फूड पॉइजनिंग लोगों के अंदर हुआ, जिसके कारण कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में जो अभी हुआ है इसमें एक डेथ भी हो चुकी है और ऑलरेडी 17 हैव बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये हम लोग को जानना है कि इस बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होता है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है उसका भी ऑलरेडी टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं वाटर के कारण तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, चलिए आपको बस ये जानना जरूरी था। देन अ लेसन फ्रॉम गुजरात फॉर केरला। सो ये हमारा जो आर्टिकल है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा? विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्यों ये सरप्राइजिंग एक न्यूज़ है? बिकॉज ऐसा पहली बार लगभग देखा गया है कि कोई एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे रूल्ड स्टेट के जो हैं सीएम ने अपना एक क्या चीफ सेक्रेटरी को कहाँ भेजा? गुजरात में। केरला के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको केरला के सीएम ने गुजरात भेजा टू स्टडी द टेक्निक्स इन द गुजरात चीफ मिनिस्टर्स ई गवर्नेंस डैशबोर्ड सिस्टम। तो गुजरात का जो ई गवर्नेंस डैशबोर्ड सिस्टम है उसकी टेक्निकलीज को समझने के लिए केरला के सीएम ने अपने चीफ सेक्रेटरी को वहां पर भेजा। तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्टी। ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ऐसा डिसीजन लेना दिस शोज द स्पिरिट ऑफ ट्रू फेडरलिज्म और स्पेशली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्योंकि अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नहीं, लेकिन फिर भी जो केरला का सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है हमारा या इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल है, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ट्राइज टू ग्रास्प दैट। हर स्टेट क्या चाहती है? केरला का जो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल है उसको अपनाया जाए। तो क्यों ना गुजरात, जिसका कि इंडस्ट्रियल मॉडल जो बहुत फेमस है या फिर हम लोग ई गवर्नेंस के लिए वो बहुत फेमस है, तो गुजरात का जो सीएम डैशबोर्ड डेवलप वो 2019 में डेवलप हुआ था। ठीक है, और इसमें 3400 इंडिकेटर हैं 20 गवर्नमेंट सेक्टर्स के, और बहुत इजीली जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ एक जगह से बैठकर ट्रैक किया जा सकता। तो क्यों ना इस पर्टिकुलर चीज से भी सीखने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो लास्टली नीति आयोग ने भी इस चीज को सराहना करते हुए कहा है कि Mr. Vijayan's willingness to risk some political capital and adopt slightly more advanced and administrative techniques from a state ruled by an ideologically incompatible party can be seen as a bold move. ठीक है, bold move to infuse more efficiency and transparency in governance. ऐसा अमिताभ कांत जो CEO नीति आयोग के उन्होंने कहा है। And similarly, in a large country like India, Kerala must learn from best practices of other states. This is known as federalism. तो आपको क्वेश्चन जब आएगा क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर, तो आप इन एग्जांपल्स को अच्छे से कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। द वरिंग स्टेट ऑफ प्रेस फ्रीडम इन इंडिया। तो अभी इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग है वो बहुत फिसल गया है, 150th रैंक हो गया आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जो लास्ट ईयर 142 था। तो ये उसके बारे में डिटेल दिया हुआ था एक चार्ट, बट अगला आर्टिकल भी इसके बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। तो ये रैंकिंग सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए कौन निकालता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। ठीक है, और लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग 142 थी, इस साल 150 रैंकिंग है। ठीक है, और अगेन जो टॉप 3 पोजीशन है वो नॉर्डिक कंट्रीज हमारा नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन के द्वारा लिया गया है। तो आखिर ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है क्या? सो इट इज एन इंटरनेशनल NGO whose self proclaimed aim is to defend and promote media freedom.
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पेरिस में। इट हैज़ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशन और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स इज टू कंपेयर द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम इंजॉयड बाय जर्नलिस्ट एंड मीडिया इन द 180 कंट्रीज, और उनके ऊपर जो खतरा होता है उसको देखने के लिए। ठीक है, क्या तरीका अपनाते हैं ये लोग? तो ये तरीका जो अपनाते हैं इसमें 0 से 100 तक की रैंकिंग देते हैं। ठीक है, और अगर 100 जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम है और 0 वर्स्ट। इस दौरान ये लोग क्या देखते हैं? ये लोग दो चीज़ों पे, दो कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। पहला क्वांटिटेटिव कंपोनेंट, जिसमें क्या होता है कि जितने भी अटैक्स या फिर अब्यूजेस किसके खिलाफ, जर्नलिस्ट या मीडिया आउटलेट के खिलाफ होते हैं, उसको ये लोग देखते हैं। और दूसरा क्वालिटेटिव में मीडिया आउटलेट्स और जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग डायरेक्टली फीडबैक्स लेकर बताते हैं। इन दोनों ग्राउंड पे ये लोग जजमेंट निकालकर अपना रिपोर्ट निकालते हैं। और इंडिया के बारे में ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? तो इंडिया के बारे में जो अलार्मिंग रिपोर्ट ये कहता है कि द वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, द पॉलिटिकली पार्टीसन मीडिया एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप ऑल डेमोन्स्ट्रेट दैट प्रेस फ्रीडम इन इंडिया इज इन क्राइसिस। तो ऐसा इन्होंने बोला है। एंड इट हैज डिस्क्राइब इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया। सो दिस इज समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडिया कि इसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो यह आपको जानना ज़रूरी था विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नाउ आखिरी हम लोग दो आर्टिकल्स देखें तो इसरो प्लान्स मिशन टू विनस बाय दिसंबर 2024। तो विनस पर इसरो का एक मिशन प्लान कर रही है इसरो, जो कि ऑलरेडी हम लोग मार्स और चांद पर जा चुके हैं। तो विनस जो है वो, विनस पर एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो बनाने की बात इसरो जो है वो 2024 दिसंबर तक कह रहे हैं कि वो लोग करेंगे। और इस विनस जो है वो हमारा हॉटेस्ट प्लानट है, साथ साथ इट इज़ नोन एज द ट्विन प्लानट बिकॉज अर्थ की तरह बिल्कुल इसका शेप मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारा इसरो का है वो क्या बात किया जा रहा है कि एक हमारा मिशन जो है वो विनस पे भी जाएगा। एंड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन लद्दाख। तो अगर हम बात करें अभी हाल का जो लेटेस्ट रिपोर्ट अबाउट वाइटल स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन 2020 सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, जो कि हमारा कौन रिलीज किया है इसको, विच इज रिलीज बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ कहाँ पर देखा गया है? लद्दाख में। तो लद्दाख में ये 1104, फिर अरुणाचल 1011, अंडमान निकोबार 984, त्रिपुरा 974 और केरला 969। एंड द पुअरेस्ट आर, जो लोवेस्ट सेक्स रेशियो बर्थ में देखा गया वो मणिपुर 880, फिर दादरा नगर दमन दीव 898, गुजरात 909, हरियाणा 916 और मध्य प्रदेश 921। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं आपको। और इसमें जो है वो अगर आप बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का डेटा जिनके पास अवेलेबल नहीं था, and the sex ratio at birth registered birth is an important indicator to map the sex differential of population of the beginning of their life। तो ये इसीलिए important हमारा डेटा है। आपको ये जानना है कि जेंडर रेशियो जो हमारा है इसमें जो बर्थ पे हमारा सेक्स रेशियो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पे कौन है? लद्दाख, और लास्ट लोवेस्ट जो है वो मणिपुर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन इट्स सेकंड एयर स्क्वाड्रन 845 CG एट द कोस्ट गार्ड एयर इनक्लेव इन कोची, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता। करेक्ट आंसर इज कोची। कोची में ऐसा किया गया है कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, हाफलोंग हिंदी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पॉपुलर इन विच प्लेस? दीमा हसाओ, उडुपी, चंडीगढ़, लद्दाख। तो करेक्ट आंसर इज दीमा हसाओ में हाफलोंग हिंदी जो है वो फेमस है। सो अ नेटिवाइज्ड हिंदी एसोसिएटेड विद असम्स ओनली हिल स्टेशन इज ट्राइंग टू होल्ड इट्स ओन amid a row over centers move to make Hindi compulsory in high school across north east। तो वहाँ पे क्या हुआ कि दीमा हसाओ में हिंदी पहुँचा। ठीक है, अ डिस्ट्रिक्ट फॉर्मली कॉल्ड एज नॉर्थ काचर हिल्स 1800 के आसपास। थ्रू मर्केंट्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु वर्कड ऑन अ माउंटेन रेलवे सिस्टम। By the time the railway line was completed, the non-tribal settlers and diverse indigenous communities across the hills had developed a begin to communicate among themselves। तो ऑलरेडी आपस में बात करने के लिए उन लोग को जो लैंग्वेज डेवलप किया वो पूरी तरह से हिंदी नहीं, और इसको क्या बोला गया वहाँ पे? हाफलोंग हिंदी, एंड विच वॉज नेम्ड आफ्टर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये लोग रह रहे थे। तो हाफलोंग हिंदी जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? दीमा हसाओ से, असम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन कंट्री इन 2020? तो अभी हमने देखा लद्दाख। ठीक है, देन with reference to GST compensation, consider the following statement. The compensation was to be calculated by assuming a 14% year-on-year growth over revenues in 2015-16। सही है। And according to Union Finance Ministry, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है स्टेट्स के लिए? 78,704 करोड़। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज ममता बनर्जी ने बोला
कि स्टेट्स जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स है वो लेवी कम तभी कर पाएंगे जब उनका जीएसटी कॉम्पनसेशन टैक्स और जो बाकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं 97,000 करोड़ के वो क्लियर सेंटर कर दे। एंड लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई रिसेंटली रेज द रेपो रेट बाय 40 बेसिस पॉइंट्स, सही है, टू 5.4%। तो ये आपको पता है कि गलत है, 40 बेसिस पॉइंट्स तो है बट 4.4% अभी गया है। एंड आरबीआई ऑल्सो रेज द सीआरआर बाय 50 बेसिस पॉइंट टू 4.5% विथ इफेक्ट फ्रॉम May 21। दिस इज करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा अच्छे से। हम लोग फिर कल मिलेंगे 6 मई के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।